स्ट्रीट लाइटें बंद रहने की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन के लेवल 4 तक पहुंच रही हैं, जिसने नगर निगम के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। समय सीमा की बैठक में नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि समन्वय बनाकर कार्य करें। खुले पड़े बिजली के ट्रांसफार्मर, जमीन पर झूलते तार और घरों को छूकर गुजरती बिजली की हाई टेंशन लाइनें, ये तमाम तस्वीरें बिजली विभाग की लापरवाही उजागर कर रही हैं। चिंता बात की है कि कहीं बारिश के मौसम में ये लापरवाही भारी न पड़ जाए। जबलपुर जिले में कई फर्जी मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिन पर कभी भी गाज गिर सकती है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब केंद्र सरकार के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग ने मदरसों से जानकारियां मांगी। 100 में से 20 मदरसों ने कई बार पत्र दिए जाने के बाद भी जानकारी नहीं दी। मंगलवार को जन सुनवाई के आस लिए एसपी कार्यालय पहुंचे आवेदकों ने थाना स्तर पर कार्रवाई न होने सहित पारिवारिक और संपत्ति विवादों से संबंधित शिकायतों से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया और उनका निराकरण करने की मांग की। आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता अपने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र की 1700 और शहरी क्षेत्र की 500 आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं का कहना कि महंगाई के इस दौर में सिर्फ 2000 रुपयों में परिवार का पालन पोषण करना संभव नहीं। सिविक सेंटर में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब रात के वक्त भी धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं को धरने से हटाने के लिए ओमती पुलिस पहुंच गई। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी। प्रदेश की न्यायपालिका में व्यवस्था परिवर्तन की मांग को लेकर अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी के सदस्यों के द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जाएगी। पार्टी की पदाधिकारियों के अनुसार व्यवस्था परिवर्तन के बाद न्यायालयों में मामलों के निराकरण के लिए समय निर्धारित हो सकेगा। प्रेम सागर क्षेत्र में हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी के नाम एक शिकायत सौंपी। उनका आरोप है कि पुलिस के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की गई है। कैंट थाना अंतर्गत कवर्धा हाउस के पास एक भांजे ने अपने मामा की चाकू मारकर हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद के चलते ये खूनी वारदात हुई। नकली रेमडेसिविर मामले में गुजरात मोरबी पुलिस की टीम सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा का प्रोटेक्शन वारंट लेकर जबलपुर पहुंची। गुजरात पुलिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में निरुद्ध सरबजीत सिंह मोखा को पूछताछ के लिए गुजरात लेकर जाएगी। वन्य प्राणियों के अंगों और खालों की तस्करी में लिप्त अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जबलपुर की टीम ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और वन विभाग के साथ मिलकर कटनी के ग्राम बुजबुजा से गिरफ्तार किया। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नकली रेमडेसिविर मामले के मुख्य आरोपी सिटी अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा से गुजरात पुलिस भी करेगी पूछताछ। मोरबी गुजरात की पुलिस टीम मोखा का प्रोटेक्शन वारंट लेकर पहुंची जबलपुर। पूछताछ में और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद। जबलपुर में संचालित 20 मदरसे हो सकते हैं बंद। बार बार जानकारी मांगने पर भी सरकार को नहीं मिल रही है जानकारी। और भांजे ने मामा की हत्या। कैंट थाना अंतर्गत कवर्धा हाउस के पास हुई घटना, आरोपी हुआ फरार। स्ट्रीट लाइटें बंद रहने की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन के लेवल 4 तक पहुंच रही हैं, जिसने नगर निगम के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। समय सीमा की बैठक में नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि समन्वय बनाकर कार्य करें। नगर निगम में आयोजित समय सीमा की बैठक में नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि समन्वय बनाकर कार्य करें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का गंभीरता के साथ निराकरण करवाएं ताकि पेंडेंसी न रहे। शहर के अधिकांश स्थानों पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइनों को लेकर भी चिंता जताई और जल्द सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए। दरअसल नगर निगम से संबंधित सीएम हेल्पलाइन के लेवल 4 पर करीब 112 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें लाइट विभाग की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। लिहाजा अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। निगम आयुक्त का कहना है कि अब वे स्वयं निरीक्षण करके मैदानी स्थितियों की जांच करेंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खुले पड़े बिजली के ट्रांसफार्मर, जमीन पर झूलते तार और घरों को छूकर गुजरती बिजली की हाई टेंशन लाइनें, ये तमाम तस्वीरें बिजली विभाग की लापरवाही उजागर कर रही हैं। चिंता इस बात की है कि कहीं बारिश के मौसम में ये लापरवाही भारी न पड़ जाए। शहर में कई स्थानों पर बिजली के ट्रांसफार्मरों के ढक्कन गायब हैं। कई ट्रांसफार्मरों से निकलने वाले तार जमीन पर झूलते दिखाई देते हैं और अधिकांश सघन बस्तियों में बिजली के तार घरों के एकदम नजदीक से गुजरते हैं। ये तमाम लापरवाहियां बारिश के मौसम में भारी पड़ सकती हैं, लेकिन बिजली विभाग और उनके अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। आप देखेंगे कि शहर में चारों तरफ कहीं तार बहुत नीचे तक झूले हुए हैं, खंबे कहीं तिरछे हो गए हैं, कहीं कहीं की तार शिफ्ट हो गई है तो खंबा अभी तक बीच में खड़ा हुआ है, जबकि उसको हटाए जाने की ज़रूरत है। ट्रांसफार्मर के ढक्कन कई जगह खुले हुए हैं। मुझे लगता है अभी एमपीपी की नींद नहीं खुली हुई है। बरसात आने वाली है। कल ही मैंने देखा कि कमला नेहरू नगर क्षेत्र में रात में 2 बार बिजली गुल हुई। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर बरसात चालू होगी, तेज़ हवा चलेगी, अंधड़ चलेगी, तब क्या होगा। बात तो लाइट गुल हो जाना, छोटी सी अंधड़ पर, और ट्रांसफार्मरों का खुला रहना, ये मौत को निमंत्रण दे रहे हैं, है ना। तो मेरा अनुरोध है कि एमपीपी के लोग जो है थोड़ा नींद से जाग जाएं और व्यवस्थित करने के काम करें शहर को, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो जाए, इससे कोई दो मत नहीं है इस पर। बहरहाल बिजली वितरण व्यवस्था को सुधारने के नाम पर बिजली विभाग ने कई दावे किए हैं जो खोखले साबित हो रहे हैं। खामियों को उजागर करती तस्वीरें बता रही हैं कि अभी बहुत कुछ सुधारा जाना बाकी है। जबलपुर जिले में कई फर्जी मदरसे संचालित हो रहे हैं जिन पर कभी भी गाज गिर सकती है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब केंद्र सरकार के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग ने मदरसों से जानकारी मांगी। 100 में से 20 मदरसों ने कई बार पत्र दिए जाने के बाद भी जानकारी नहीं दी। अब शिक्षा विभाग एक्शन लेने वाला है। सरकार से सहायता प्राप्त कर बच्चों को तालीम दिलाने वाले मदरसों से जब जानकारी मांगी गई तो 20 से ज्यादा मदरसों ने जानकारी नहीं दी है। अब इन मदरसों पर कभी भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। शिक्षा विभाग इनकी मान्यता समाप्त करने की सिफारिश करने वाली है। इन मदरसों को दी जाने वाली सहायता राशि पर रोक लगाए जाने की तैयारी है। जबलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित हो रहे मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या, मदरसों की स्थिति, बच्चों की उम्र, तालीम देने वाले शिक्षकों की संख्या, मदरसों की भौगोलिक स्थिति और मदरसों को मिलने वाली सहायता राशि की जानकारी तलब की गई है। 100 में से 20 मदरसों ने जानकारी नहीं दी है। मामला साफ है कि ये मदरसे सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहे हैं। हमारे यहाँ मदरसा जो है, मदरसा बोर्ड और जो वक्फ बोर्ड से है, 100 मदरसे संचालित हैं और उनकी हर वर्ष हमको केंद्र सरकार द्वारा चाहिए गई जानकारी भेजनी पड़ती है, जो डाइस कहलाती है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर स्कूल एजुकेशन। तो वो जानकारी हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे और अनेक प्रयास के बाद भी काफ़ी मदरसे जानकारी नहीं दे रहे हैं कि उनके यहाँ कितने स्टूडेंट हैं, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने टीचर हैं। ये सारी जानकारी उस डाइस प्रपत्र में आती है। इसके लिए अभी भी आज की डेट में 19 मदरसे ऐसे हैं जो अभी तक जानकारी नहीं दे पाए हैं। लगभग हमारे 80-81 मदरसों ने जानकारी दे दी है और इस जानकारी के आधार पर ही हम उनको पाठ्य पुस्तक और जो भी अन्य जो सुविधाएं दे सकते हैं, मध्याह्न भोजन वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराया जाता है और ये जानकारी अति आवश्यक होती है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए पत्र निकाल दिया है और महोदय के द्वारा ये कहा गया है कि यदि आप डाइस प्रपत्र की जानकारी नहीं देते हैं और मैपिंग नहीं करवाते हैं तो हम आपको पहले तो अन्य सुविधाओं से वंचित करेंगे, उसके बावजूद नहीं जमा करते हैं तो फिर मान्यता संबंधी कार्रवाई भी की जा सकती है। बहरहाल जांच और कार्रवाई पूर्ण होने पर बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। मंगलवार को जन सुनवाई की आस लिए एसपी कार्यालय पहुंचे आवेदकों ने थाना स्तर पर कार्रवाई न होने सहित पारिवारिक और संपत्ति विवादों से संबंधित शिकायतों से पुलिस अधिकारियों को अवगत करवाया और उनके निराकरण करने की मांग। मंगलवार को एसपी कार्यालय में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनका निराकरण करवाने की मांग की। गोकलपुर से आए प्रेमी युगल ने बताया कि प्रेम विवाह करने के बाद उन्हें वधू पक्ष से धमकी मिल रही है और उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। मैंने श्रीमती बीना साहब से शादी की है, प्रेम विवाह किया है।
दिनांक 5/6/2021 को, और जो कि मेरी श्रीमती नरसिंहपुर निवासी हैं, जो कि इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी। तो वो 6 तारीख को इन्हें और हमें बरामद कर लिया गया था राजीव थाने से। मेरी धर्मपत्नी ने साफ कह दिया था बयान में कि मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद धमकियाँ मिलना शुरू हो गई। धमकियाँ मिलना शुरू हो गई हमारे ससुर जी के से और ससुर जी के कुछ दोस्त या भाई बंधुओं में से। फिर उसके बाद हम आज एसपी कार्यालय में आए हैं कि हमें मदद की गुहार मिले। कि सुशीला बर्मन नाम की महिला ने किराएदार से मकान खाली करवाने की गुहार लगाई है। गैस गोडाउन की लाइन में HIJ2 जूनियर HIJ2 है, और मैंने 2020 जनवरी में उनको किराए से दिया था। किसको? राजेश दहेरिया जी को। उसके बाद फरवरी में मेरे जेठ जी ख़त्म हो गए। उसके बाद मैं इससे मिल नहीं पाई। एक ही बार जब किराए से दिया था तभी हम मिले थे, मेरे हस्बैंड मिले। फिर उसके बाद फरवरी मार्च में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इसके चलते चलते मई में ये इनका देहांत हो गया। इसके बाद इससे मुलाकात नहीं हुई, लॉकडाउन लग गए। इससे फ़ोन पे बात होती रही। लॉकडाउन का बोल के समय बढ़ाता रहा, तो उसने खाली नहीं किया। अब मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। मैं वहाँ सिहोरा में किराए से रहती हूँ। वहाँ के मकान मालिक मुझको किराए से खाली करने के लिए बोल रहे हैं। मुझको अपने मकान में शिफ्ट होना है। और जब भी मैं इसको फ़ोन लगाती हूँ तो ये कोई रीना सोनकर है, ये बात करती है और बोलती है कि झूठा आरोप लगाती है कि मेरे को आपके पति से कुछ लेन देन है। आज मैं यहाँ एसपी ऑफिस आए। क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। एसपी कार्यालय में आई शिकायतों का निराकरण करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने संबंधित थानों के प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता अपने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र की 1700 और शहरी क्षेत्र की 500 आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सिर्फ 2000 रुपए में परिवार का पालन पोषण संभव नहीं है। आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता अब सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 के बैनर तले लामबंद हो गए हैं। आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर में धरना देकर अपना मानदेय 2000 से बढ़ाकर 18000 रुपए किए जाने की मांग की है। इन महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना काल में इन्होंने जान पर खेलकर स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर पहुंचाने का कार्य किया है, लेकिन सरकार इतना मानदेय भी नहीं दे रही कि परिवार का भरण पोषण हो सके। पूरा C2 समर्थन करता है आशा उषा और सहयोगिनी के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए, क्योंकि इस महंगाई में 2000 में तो मुश्किल क्या, बहुत ही मुश्किल होता है घर चलाना। बच्चों को पढ़ाई चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो C2 ये मांग करता है इन बहनों के लिए कि कम से कम 18000 जीने लायक तो वेतन दिया जाए। और जीने लायक वेतन हमारे ख्याल से 18000 भी कम होता है, पर सरकार से हम ये गुजारिश करते हैं कि फ़िलहाल इन्हें 18000 दिया जाए। अगर नहीं देती सरकार तो ये बहनें आगे तक हड़ताल जारी रखेंगी और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती ही रहेगी। आशा उषा सहयोगी बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। शासकीय काम हम सारे करते हैं, तो हमारी शासन से 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दे, दूसरा हमें न्यूनतम वेतन मान दे। आशा और सहयोगियों को जीने लायक वेतन दे। 2000 में आज की महंगाई के दौर पे कुछ नहीं होता है, इसलिए सरकार हमारी ओर ध्यान दे और हमारी न्यूनतम वेतन मान की जंग को पूरा करें। अगर सरकार हमें हमारी ओर ध्यान नहीं देगी तो हम हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को कभी खत्म नहीं करेंगे। मजदूरों के ट्रेड यूनियन के तहत आंदोलन कर रही आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मांग पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। सिविक सेंटर में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब रात के वक्त भी धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं को धरने से हटाने के लिए ओमती पुलिस पहुंच गई। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का हवाला दिया, लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा के लिहाज से घर जाने की समझाइश देते रहे। ये नज़ारा है सिविक सेंटर का, जहां पर देर रात हड़ताल पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए ओमती पुलिस पहुंच गई। इसको लेकर दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। पुलिस रात के वक्त महिलाओं को उद्यान में रुकने से मना करती रही, लेकिन हड़ताल कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने वहां से हटने के लिए मना कर दिया। हम सभी आशा उषा सहयोगी बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं।
हम लोग सभी 1 तारीख से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सरकार हमसे अपना सारा काम एक फ़ोन पे कराती है, एक आदेश पे कराती है, लेकिन बात जब हमारे न्यूनतम वेतन की मांग की आती है तो ये जो हमारी भाजपा सरकार है ये हमें उससे हमेशा वंचित रखती है। हम सरकार से यही करेंगे कि जल्द से जल्द हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा और दूसरा न्यूनतम वेतन बांध दे, जीने लायक वेतन दे। क्योंकि बताइए 2000 में किसका परिवार चलता है। इसलिए आज हम लोग बहुत मजबूर हो गए हैं और हम लोगों को तो ये बताते तक नहीं आ रहा है कि इस सरकार के राज में हम लोग रात में बैठे हुए अपने हक मांगने के लिए पुलिस प्रशासन अलग करने के लिए आए हुए हैं। वो ये समझा रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो सही माहौल नहीं है। हम उनको अभी कहना मान रहे हैं, लेकिन सरकार ये भी तो देखे हम रात में बैठे क्यों हैं अपने घर परिवार को लेके। क्या हमने हमारा घर का काम किया था जो आपसे हक लेने के लिए बैठे? नहीं, हमने शासन का 2 साल से पिछले 2005 से तो जो हम काम कर रहे थे, लेकिन महामारी में हमने जो धूप में काम किए हैं, अपने पैरों को सुजाए हैं, वो सरकार को दिखा नहीं, इस अंधी सरकार को दिखा नहीं, उसी के लिए हम हक मांगने बैठे हैं। इस मामले को लेकर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। प्रदेश की न्यायपालिका में व्यवस्था परिवर्तन की मांग को लेकर अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी के सदस्यों के द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जाएगी। पार्टी के पदाधिकारियों के अनुसार व्यवस्था परिवर्तन के बाद न्यायालयों में मामलों के निराकरण के लिए समय निर्धारित हो सकेगा। व्यवस्था परिवर्तन की मांग को लेकर अखिल भारतीय आजाद हिंद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश त्रिपाठी ने बताया कि उनके द्वारा देश की न्यायपालिकाओं विधायिकाओं में व्यवस्था परिवर्तन की मांग को लेकर भ्रमण किया जा रहा है। इसी सिलसिले में वो फिलहाल मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि न्यायपालिकाओं में व्यवस्था परिवर्तन होने से पक्षकारों को लाभ मिल सकेगा। मामले एक निश्चित समय सीमा में निराकृत हो सकेंगे। ये अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी से हम लोग पूरे देश में जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तान में जो न्यायपालिका है और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर व्यापक परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन, हिंदुस्तान की अदालतों में 10 करोड़ लोग परेशान हैं, 4 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। एक व्यापक प्रोग्राम हमने सतना से सर्वोच्च न्यायालय तक बना करके गए थे, हिंद क्रांति यात्रा निकाली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया था और उसकी कॉपी हमने भारत के सभी उच्च न्यायालयों को भेजी थी। उस उच्च न्यायालय में अब जो इसका जो उद्देश्य है नैतिकता, जवाबदेही और एक्शन, हर व्यक्ति की जवाबदेही तय होना चाहिए। हमारे देश की जो ये न्याय व्यवस्था है निर्णय, अपील, कोर्ट फीस, नो पर्सनल लायबिलिटी के सिद्धांत पर चल रही है। तो हमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रिट पिटीशन फाइल करना शुरू करना है। तो उसके उद्देश्य के लिए हम मध्य प्रदेश यहाँ आए थे, जबलपुर आए थे और पिटीशन की तैयारियां चल रही हैं। हम लोग असहयोग आंदोलन नहीं चलाते, हम लोग सहयोग आंदोलन चलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों का सहयोग आंदोलन करके, वकीलों का, जांच एजेंसियों का, इनका सबका सहयोग आंदोलन करके हम अपने विवादों का निराकरण 3 से 6 महीने के अंदर कराना चाहते हैं। उसमें जो भी सहयोग करना पड़ेगा कानूनी ढंग से वो हम लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है कि जो जनता लंबे समय से मुकदमे के अदालतों में चल रहे मुकदमे से परेशान है उसका शीघ्र निराकरण है, क्योंकि उससे जनता में अभी न्याय व्यवस्था के प्रति जो एक सम्मान हो वो उसको हमको उस सम्मान को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं और उसको शीघ्र न्याय मिल और सुलभ न्याय मिले, व्यवस्था हो, यही हम लोग चाहते हैं। इस मामले को लेकर एक याचिका भी उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी। प्रेम सागर क्षेत्र में हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी के नाम एक शिकायत पत्र सौंपा। उनका आरोप है कि पुलिस के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की गई है। प्रेम सागर क्षेत्र में रहने वाली रजनी केवट ने एसपी कार्यालय पहुंचकर बताया कि उसके बेटों का विवाद मंजीत और कलूटा वंशकार से हुआ था। इस घटना की रिपोर्ट मंजीत और कलूटा ने थाने में दर्ज करा दी, जिस पर उनके बच्चों पर हरिजन एक्ट लगा दिया गया, जबकि उनके बच्चों की शिकायत नहीं लिखी गई। सर जी, हमारे वहाँ पे जी वंशकार समाज के हैं, मंजीत वंशकार और कलूटा वंशकार। इन लोग सब कोई दारू पीने जाते हैं प्रेम सागर में। मुन्नू चट्टा करके मुन्नू गुप्ता के नाम से जानते हैं। उन लोगों के यहाँ बैठाल के सबको दारू वारू पिलाते हैं, बैठे रहते दिन भर, बच्चों से लड़ाई फंसाते। जबरदस्ती के हमारे बच्चे खाना खा के नीचे टहलने निकले तो मंजीत ने दारू के लिए पैसा मांगा तो इन लोगों ने नहीं दिए, तो इन लोगों ने ना हाथापाई करे और छुरा चक्कू निकाल लिए। अब ये नहीं मानो, हमको दोनों के साइड से छुरा चक्कू निकला सर कि हमारे बच्चे निकाले। बोलते हैं कि इनका शुभ ने और सौरभ ने और अंकित ने मारा है और जबरदस्ती
हरिजन लगवा दिए बच्चों को पर है सर। अभी ऐसे ऑफिस हम इसलिए आए हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, उन लोगों को अंदर नहीं किया गया। महिला ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। पारिवारिक रिश्तों का ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है। बेटे के द्वारा पिता की जघन्य हत्या का खुलासा हुए अभी चंद घंटे ही बीते थे कि भांजे के द्वारा मामा की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामला कैंट थाना अंतर्गत कवर्धा हाउस के समीप का है, जहां पर मामा की चाकू मारकर हत्या करने के बाद आरोपी भांजा मौके से फरार हो गया। रेलवे पुल नंबर 2 के पास सोमवार की रात को मामा और भांजे के बीच हुए विवाद के दौरान भांजे ने चाकू से मामा पर हमला कर दिया। इस घटना में मामा को गंभीर हालत में विक्टोरिया लाया गया और वहां से उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार दिनेश अहिरवार का अपनी पत्नी से तलाक का मुकदमा चल रहा था और उसकी पत्नी कुछ पेशियों में नहीं आई थी। इसी सिलसिले में उसने अपने भांजे हनी को बातचीत करने के लिए घर बुलाया था और उसी बीच दोनों में हुए विवाद के दौरान हनी उर्फ हिमांशु ने दिनेश की हत्या कर दी। अभी ज़्यादा इन लोगों की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, बात में इन लोग को झूमा झटकी हुई और दोनों बाहर निकल गए। अब वहाँ कैसे दुर्घटना हुआ हमें नहीं मालूम। इसका दिनेश अहिरवार नाम है। वहाँ बेटे का? हाँ। और जिसने मारा है वो कौन है? वो हनी जायसवाल। हनी जायसवाल? हाँ। वो भी आपके रिश्तेदार है क्या? नाती है मेरा। नाती है। हाँ। कितने बजे की बात है? ये 10:30-11 बजे की बात है। आप लोग क्या कर रहे थे? कल रात की ये घटना है। थाना कैंट के अंतर्गत पुल नंबर 2 के पास एक हत्या की घटना घटित हुई है। इसमें मृतक दिनेश अहिरवार है। उसे एक विवाद के दौरान उसका ही भांजा हनी उर्फ हिमांशु ने चाकू से उस पर वार किया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई थी और जब उसे विक्टोरिया हॉस्पिटल ले गया और विक्टोरिया हॉस्पिटल से प्रारंभिक ट्रीटमेंट के बाद जब उसको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया तो मेडिकल कॉलेज में उसे डेड घोषित कर दिया गया था। इस घटना के पीछे जो बात अभी तक सामने आई है तो उसमें इस प्रकार है कि मृतक का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी के चलते उनका डाइवोर्स को केस न्यायालय में चल रहा है। उस डाइवोर्स के केस में मृतक की पत्नी हाजिर नहीं हो रही थी और इसमें मृतक अपने भांजे हिमांशु पर ये शंका कर रहा था कि इसके कारण से वो हाजिर नहीं हो रही है। इसी कारण से उनमें विवाद हुआ था रात्रि में और इस दौरान ये हत्या की घटना घटित हुई है। आरोपी अभी फरार है। उसे पकड़ने के लिए पूरे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसमें आरोपी के विरुद्ध हत्या का प्रकरण थाना कैंट में दर्ज कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दिनेश को अपने भांजे हनी पर शक था कि उसकी वजह से ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नकली रेमडेसिविर मामले में गुजरात मोरबी पुलिस की टीम सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा का प्रोटेक्शन वारंट लेकर जबलपुर पहुंची है। गुजरात पुलिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में निरुद्ध सरबजीत सिंह मोखा को पूछताछ के लिए गुजरात लेकर जाएगी। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने बताया कि उनको मोरबी गुजरात के सीजीएम अदालत का प्रोटेक्शन वारंट प्राप्त हुआ है, जिसके बाद स्थानीय न्यायालय से अनुमति लेकर सरबजीत सिंह मोखा को गुजरात पुलिस के सुपुर्द किया गया है। नकली रेमडेसिविर मामले के मुख्य आरोपी सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा का प्रोटेक्शन वारंट लेकर गुजरात मोरबी पुलिस की टीम जबलपुर पहुंची। गुजरात पुलिस केंद्रीय जेल में निरुद्ध सरबजीत सिंह मोखा को पूछताछ के लिए गुजरात लेकर जाएगी। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने बताया कि उन्हें गुजरात मोरबी की सीजेएम अदालत का प्रोटेक्शन वारंट प्राप्त है। चूंकि सरबजीत सिंह मोखा का केस जबलपुर में भी है, इसलिए न्यायालय की अनुमति लेकर उसे गुजरात पुलिस के सुपुर्द किया जा रहा है। गुजरात पुलिस भी यही है। मोरबी गुजरात से एक सीजेएम का प्रोटेक्शन वारंट हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें सरबजीत सिंह मोखा को उनके न्यायालय में पेश करना है। चूँकि सरबजीत सिंह मोखा का केस जबलपुर में भी था, तो स्थानीय न्यायालय से भी उसकी अनुमति प्राप्त की गई है और एनएसए भी उनके ऊपर है, तो उसकी अनुमति की कार्रवाई भी कर ली गई है। और आज गुजरात से जो पुलिस आई है, मोखा को उनके सुपुर्द किया जा रहा है, जो उनको गुजरात लेके जाएगी। कितने दिन के लिए लेके जाएगी? नहीं, अभी हमको ये नहीं बताया। पुलिस रिमांड तो वो वहाँ से लेंगे कोर्ट से। अभी तो हम कोर्ट में पेश करने के लिए भेज रहे हैं।
सिर्फ मोखा को ले जाने की, इनके साथ और लोग? केवल मोखा के लिए वारंट आया है। पुलिस कब आई है और कब ले जाएगी? ये कल रात में पहुंची है यहाँ जबलपुर और आज पूरी फॉर्मेलिटी के बाद आज ले जाएगी। सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा को गुजरात ले जाने के बाद पुलिस उससे इस मामले में अहम पूछताछ कर सकती है, जिससे मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। खासतौर पर पुलिस सपन जैन और मोखा को आमने सामने बैठाकर इस मामले की सच्चाई का पता लगाने और अन्य साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेगी। इस मामले में जबलपुर की एसआईटी भी जांच कर चुकी है। एसआईटी ने सरबजीत सिंह मोखा की पत्नी, पुत्र, अस्पताल की मैनेजर सहित मामले में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में जेल में ही निरुद्ध हैं। वन्य प्राणियों के अंगों और खालों की तस्करी में लिप्त अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जबलपुर की टीम ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और वन विभाग के साथ मिलकर कटनी के ग्राम भुजभुजा से गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 6 मॉनिटर लिजार्ड की खालें, पेंगोलिन स्केल सहित सांभर और चीतल के 24 सींग जब्त किए गए हैं। वन्य प्राणियों के अंगों और खालों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को कटनी के ग्राम बरही भुजभुजा के पास से गिरफ्तार किया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और वन विभाग की टीम के साथ मिलकर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 मॉनिटर लिजार्ड की खाल, पेंगोलिन स्केल और सांभर एवं चीतल के 24 सींग जब्त किए हैं। पकड़े गए तस्करों के नाम राम और ध्रुव बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बांधवगढ़ के आसपास वन्य प्राणियों का शिकार कर उन्हें यूपी और अलीगढ़ के तस्करों को बेचते थे। पूछताछ में उनके 5 साथियों के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बाद उनकी धरपकड़ के लिए टीमें रवाना हो गई हैं। बीजेपी की सांसद मेनका गांधी द्वारा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय को घटिया कहने का मामला गरमाया हुआ है। अब नागरिक उपभोक्ता मंच ने सांसद मेनका गांधी को लीगल नोटिस भेजकर 3 दिन में माफी